मेरे प्यारे बच्चों, आज के नए वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं आपको डीपली बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और लोग जो पढ़ाते हैं वो कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो एनसीईआरटी का फिजिकल वर्ल्ड का जो अल्फ़ाबेट जहाँ से शुरू होता है वहाँ से यानी साइंस से मैं आपको शुरू करूँगा। ये जो भी चीज़ें हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में भी और नीट में, आईआईटी जेईई में, एनडीए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सभी में ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। अतः मैं आपके सामने साइंस के बारे में जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो साइंस होता क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा साइंस के बारे में, साइंस है क्या। ये साइंस जो है ये होता क्या है, किसे साइंस कहा जाता है। साइंस का मतलब हिंदी में होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब आप जानते ही हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसी चीज़ के बारे में एक जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गुजरने के बाद जो जो नई नई डिस्कवरी होती हैं उसके बारे में जो ज्ञान हमें दिलाता है वो विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान है क्या? विज्ञान यानी साइंस जो है एक ऐसा नॉलेज है जो किसी चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यानी साइंस शब्द किससे ओरिजिन हुई पहले मैं आपको बताऊंगा। साइंस कहाँ से प्राप्त हुआ? ये साइंटिया शब्द से प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये प्रकार का लैटिन वर्ड है, साइंटिया बोलते हैं। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? साइंटिया मीन्स टू नो, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बारे में जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो साइंस कहलाता है। यानी लैटिन वर्ड साइंटिया से ही साइंस की ओरिजिन हुई है। और इसका मूलभूत इसका मतलब क्या होता है? टू नो, किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये साइंटिया यानी साइंस कहलाता है। क्योंकि साइंटिया लैटिन वर्ड है, उसी से साइंस के स्वरूप का उद्भव हुआ है, यानी उससे ये उत्पन्न हुआ है। तो साइंस इज द नॉलेज, साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच बेस्ड ऑन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। बहुत सारे जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसी पर आधारित ये विज्ञान होता है। इट मीन्स इट इज द साइंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच बेस्ड ऑन वेरियस नेचुरल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। इट मीन्स ये साइंस का डिफिनेशन है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ। Definition of science. ये साइंस का डिफिनेशन क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक and organized knowledge systematic and organized knowledge which based on various natural phenomena, various natural phenomenon which based on various natural phenomenon on the basis of phenomenon on the basis of careful experimentation।
केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। ये रहा साइंस का डेफिनेशन, यानी इसको हम हिंदी में शॉर्ट में क्या बोलते हैं। हिंदी में साइंस की जो परिभाषा यानी विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ये तो इंग्लिश में रहा। क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इट मीन्स इन इंग्लिश, science is the study of systematic and organized knowledge which based on various natural phenomena on the basis of careful experimentation. It is the definition of science. ये साइंस का डेफिनेशन है। अब ये साइंस के टाइप्स कितने होते हैं मैं आपको बताऊंगा, यानी नेक्स्ट हेडिंग है इसका टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के जो टाइप्स हैं वे कितने हैं? साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप्स। साइंस इज डिवाइडेड mainly into two types। ये दो टाइप्स इसके कौन कौन से हैं जिनमें साइंस को हम डिवाइड करते हैं? इनके ये दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, इसको क्या कहा जाता है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कहा जाता है नंबर फर्स्ट पार्ट। एंड नंबर सेकेंड टाइप या सेकेंड पार्ट इसका क्या है? इसको बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस ये सेकेंड टाइप, इसका सेकेंड पार्ट है। तो इस तरह से फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस, ये साइंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। अब मैं इसके बारे में सबसे पहले फिजिकल साइंस के बारे में आपको बताऊंगा। व्हाट इज फिजिकल साइंस? ये फिजिकल साइंस है, इसको हम डिफाइन करते हैं। फिजिकल साइंस it is a branch of science it is the branch of science which deals, ये किस बात को डील्स करता है? ये जो फिजिकल साइंस है, it is the branch of science which deals the all physical phenomenon which based on scientific observations and calculations ये जो भी एक प्रकार का ये फिजिकल फिनोमिना होता है जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन पर ये आधारित होता है। इसके भी दो ब्रांचेज होते हैं। पहला इसका जो ब्रांच है वो क्या है? फिजिकल साइंस के भी दो ब्रांच है, यानी इट मीन्स physical science is also redivided into two parts. Number first physics and number, हम इसको फर्स्ट डाल रहे हैं, फर्स्ट फिजिक्स एंड नंबर सेकेंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दो इसके साइंस के ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस के ब्रांचेज हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये किन किन बातों को डील करता है? तो पहले मैं फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिक्स है क्या? इसको हिंदी में भौतिकी कहा जाता है फिजिक्स को, और केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है, और इसको भौतिकी या भौतिक विज्ञान और इसको रसायन विज्ञान। नंबर फर्स्ट है फिजिक्स
ये है क्या? फिजिक्स जो है ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किन किन बातों को डील करता है, किन किन बातों को एक्सप्लेन करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस it is the branch of science which deals the phenomenon based on space, टाइम। ये किस पर निर्भर करता है? किन चीज़ों पर? स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन। ये फिजिक्स का डिफिनेशन है। बहुत ही आसान तरीके से हमने मोटे तौर पर बताया कि फिजिक्स को आप इजीली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसकी डिफिनेशन बहुत ही माने ब्रॉड है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको छोटे डिफिनेशन पे ही ध्यान देना है ताकि इजीली आपको याद हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में हुआ। अब नंबर सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। ये शुरू में केमिटेकिन शब्द से केमिस्ट्री को लिया गया है। पहले जो एल्केमिस्ट हुआ करते थे इजिप्ट में, ग्रीक में, इन सब देशों में एल्केमिस्ट हुआ करते थे जो केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का जानकारी रखते थे और लोगों से तरह तरह के ड्रग्स और तमाम चीज़ों को ये उनको नॉलेज प्रोवाइड करते थे, उनको देते थे और लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन ये इसके बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो होता है ये भी एक साइंस का ही ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस it is the branch of science which deals the study of। अब ये किसके बारे में ये स्टडी को बताता है? स्टडी द which deals the study of substances, इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्सटेंसेज स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। इसके बारे में ये किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है और साथ ही साथ ये इन चीज़ों की जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। एंड सब्सटेंसेज structure and chemical composition। which based on chemical process। जो केमिकल प्रोसेस पर डिपेंड होता है। किसी भी सब्सटेंस के बारे में उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है और ये किससे रिलेटेड है, यानी ये तमाम जो भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी केमिकल फिनोमिनन होते हैं, उसी पर ये बेस्ड होता है। ये इसीलिए इसको केमिस्ट्री कहा था क्योंकि केमी टेकिंग शब्द से लिया गया केमिस्ट्री, जो ग्रीक वर्ड है। अब ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल साइंस, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये है बायोलॉजिकल साइंस के बारे में।
बायोलॉजिकल साइंस, व्हाट इज दिस? बायोलॉजिकल साइंस के बारे में आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which, हमने फिजिकल साइंस के बारे में आपको बताया कि फिजिकल साइंस क्या है, दो पार्ट हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसी तरह से दूसरा जो इसका जो टाइप्स है वो बायोलॉजिकल साइंस है। और बायोलॉजिकल साइंस क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में बताता है? तो बायोलॉजिकल साइंस जो है ये बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स the behavior of living things, behavior of living things, जो भी लिविंग थिंग, जो सजीव हैं, एनिमेट्स हैं, लिविंग हैं, उनके लिविंग थिंग्स के बिहेवियर क्या होते हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या आता है? लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं। तो लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उसके बारे में ये हमें जानकारी दिलाता है, हमको जानकारी देता है। तो प्लांट्स, एनिमल और भी जो भी माइक्रो टू मैक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, उनकी वाइटल एक्टिविटीज क्या है, इन सभी का हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अब ये बायोलॉजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम इसको अरेंज करें, फिर इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ जो बायोलॉजिकल साइंस है ये भी दो पार्ट में इसको भी डिवाइड किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस is divided into two parts. अब ये बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट ये कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो कहा जाता है इसको हम जूलॉजी, नंबर फर्स्ट को हम जूलॉजी बोलते हैं। एंड नंबर सेकेंड पार्ट क्या होता है? इसको हम बॉटनी बोलते हैं। यानी ये जूलॉजी जो है ये किससे ओरिजिनेट हुआ? जू एंड लोगोस, जू एंड लोगोस मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स मीन्स हम माइक्रो टू मैक्रो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम जूलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स हुआ। एंड बॉटनी में क्या होता है? बॉटनी किससे बना है? ये बॉटनी जो है बोटेन शब्द से बना है। बोटेन मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम इसमें पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। सिर्फ इसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें सिर्फ हम जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं, नहीं एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जूलॉजी एंड बॉटनी ये बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर को भी आप जानिए। आखिर इनके फादर कौन है, मदर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, तो ये भी जानिए। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है मैं इसको बताऊंगा।
ये सब क्वेश्चन नीट में और भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ को, छोटी चीज़ को भी आप ये मत समझिए हल्के में कि बहुत छोटा है। अगर वही चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है, तो फिर आप वहाँ पर गलत कर जाएंगे और माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ों के एक बराबर ध्यान दीजिए, उसको समझिए। हम धीरे धीरे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ मिल रहा है, जो और कहीं नहीं मिला आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल रहा है। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, या हम ये भी कह सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूँ, मतलब एक ही है। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए, या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पूछा जाए। इन सब के बारे में आपको डीपली स्टडी, सभी मदर फादर के बारे में जब मैं जूलॉजी बॉटनी पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो आपको दूंगा, तो आपको बहुत सारे फादर मदर आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दे रहा हूँ। फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है? बायोलॉजी के फादर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल महोदय हैं। एरिस्टोटल अब कौन थे? ये भी एक ग्रीक के फिलोसफर थे। एरिस्टोटल कौन थे? फिलोसफर ऑफ ग्रीक। फिलोसोफर ऑफ ग्रीक, यानी यूनान के ये रहने वाले थे। ग्रीक को यूनान कहा जाता है हिंदी में। तो ये ग्रीक के फिलोसफर थे एरिस्टोटल। अब ये एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी क्यों कहा जाता है? इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु। तो ये एरिस्टोटल या अरस्तु महोदय ने सबसे पहले ये बताया था कि एक, यानी जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उनमें अंडे से चूजे कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं। इस फिनोमेना को सबसे पहले, इस इवेंट को बताने वाले एरिस्टोटल थे। इसीलिए एरिस्टोटल महोदय को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी का फादर कहा जाता है। इसका रीजन यही है। यानी क्या बताया था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एग। अंडे से चूजे का परिवर्तन, उनका विकास कैसे होता है, इसको एरिस्टोटल महोदय ने बताया था। तो ये एरिस्टोटल है। अब एरिस्टोटल के बाद फिर किसका नाम आता है? अब फादर ऑफ बॉटनी के बारे में नाम आता है। अब ये कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? ये एरिस्टोटल के ही शिष्य थे, उनके प्यूपिल थे, जिनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। उनका नाम क्या था? उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस महोदय को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये फादर ऑफ बॉटनी रहे। और इनको क्यों फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? ये भी ग्रीक के फिलोसफर थे, फिलोसफर ऑफ ग्रीक। फिलोसफर ऑफ ग्रीक इनको कहा जाता है। ये भी ग्रीक के फिलोसफर थे। और इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? क्यों इनको बॉटनी के फादर कहा गया? माने वो बायोलॉजी के बाप थे और ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बाप थे। उनको बाप यानी पिता, फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले चने के बीज में जो जर्मिनेशन होता है, उसके बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि कैसे जर्मिनेशन होता है। इट मीन्स ये क्या प्रोवाइड किया? जो इनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि सबसे पहले चने के बीज में जर्मिनेशन के प्रोसेस को बताया था। जर्मिनेशन
इन ग्राम सीड, ग्राम सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में पहला कॉन्सेप्ट ये थियोफ्रेस्टस महोदय ने बताया था। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को हम क्या बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी के नाम से इनको संबोधित करते हैं, इनको हम पुकारते हैं कि थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। अब आपको एक अनोखी चीज़ और हम बताएंगे कि यह अनोखी चीज़ क्या है। मैं आपको बताऊंगा शिष्यों की परंपरा के बारे में, शिष्यों की परंपरा कैसे चली इनके समय में। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अलग से मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो, अलग दिखाई दे। शिष्यों की परंपरा में सबसे पहले शिष्य कौन थे, माने ये 4 पीढ़ी तक सब एक दूसरे के शिष्य बनते चले गए। आज जो बने अपने आप में एक विद्वान, एक बहुत ही महान बने, जिनका जूलॉजी या बॉटनी के फील्ड में अपना एक अलग ही एक यूनिक टाइप्स का एक कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके आधार पर ये पहचाने जाते हैं। सबसे पहले एक सज्जन पैदा हुए, ग्रीक में उनका नाम था सोक्रेट्स, इनको हिंदी में सुकरात कहा जाता है। सुकरात पैदा हुए, ग्रीक के ही थे, ये भी सभी ग्रीक के ही हैं। अब इनके प्यूपिल कौन थे सुकरात के, सुकरात के जो प्यूपिल थे प्यूपिल हम बीच में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आगे वाले जो सज्जन है ये इनके शिष्य हैं, माने हर पीछे वाले अपने आगे वाले के शिष्य हैं। यानी सुकरात के शिष्य कौन थे, सुकरात के शिष्य यानी इनके जो प्यूपिल थे, इनके डिसेपल कौन थे, तो वो उनका नाम था प्लेटो, ये थे प्लेटो। अब ये प्लेटो ये भी ग्रीक के ही थे। अब प्लेटो के प्यूपिल कौन थे, प्लेटो के भी प्यूपिल है, माने गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी इसका एक कितना बड़ा लिंक 4 पीढ़ियों तक चला। तो सॉक्रेट के प्यूपिल प्लेटो और प्लेटो के जो शिष्य थे एरिस्टोटल थे, इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इनको अरस्तु कहा जाता है। एरिस्टोटल ये तो प्लेटो के नाम से ही जानते हैं, प्लेटो ही इनको कहते हैं, और इनका नाम था हिंदी में अरस्तु एरिस्टोटल को, अरस्तु हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। कहीं अरस्तु नाम आए तो ये मत समझिए कि कहाँ से पैदा हो गया, और भाई एरिस्टोटल का ही हमारे हिंदी वर्जन इसका नाम है। यानी सॉक्रेट जिनको जहर देकर मारा गया था वहाँ के राजा ने, यानी के राजा ने उनको मार दिया, प्याले में जहर देकर उनको पिला दिया, और उनके शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए एरिस्टोटल यानी अरस्तु। और गुरु शिष्य के परंपराओं में जो अगला शिष्य का नाम क्या आता है, इनका नाम आता है थियोफ्रेस्टस। ये एरिस्टोटल के शिष्य थे, सब अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, मिनरोलॉजी के फादर, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी थे। तो इनका नाम था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। यो थियोफ्रेस्टस महोदय ये फादर ऑफ बॉटनी थे। तो गुरु शिष्य की ये 4 पीढ़ी तक की परंपरा चलती रही, ये भी बहुत बड़े माने आश्चर्यजनक बात है। तो आप इसको जान सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको फिर इसको इरेज करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा साइंटिफिक मेथड क्या होता है और स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड होता क्या है,
साइंटिफिक मेथड में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बाद बताएंगे। कोई भी साइंटिस्ट जो भी डिस्कवरी करता है वो एक सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल वे में जो हमारे विज्ञान, जो साइंस के नियम हैं उस पर आधारित जो फिनोमेनन होते हैं, उसके आधारित जो सिद्धांत होते हैं, उसी के थ्रू जब वो गुजरता है तो किसी एक नई चीज का खोज करता है। कोई पूरे वर्ल्ड को एक नया चीज देता है, ऐसे नहीं कोई चीज की डिस्कवरी हो जाती। उसके एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक स्टेप है। साइंटिस्ट जब उन स्टेप पर क्रमशः सिक्वेंशियल वे में, सिस्टमेटिक वे में वन बाय वन जब उससे गुजरता है तब एक नई चीज का खोज करता है। ये पूरे वर्ल्ड को एक नया चीज वो देता है। ये साइंटिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो साइंटिफिक मेथड में हम जो भी पूरे यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल इवेंट जो घटते हैं उसके बारे में जो भी हम एक सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल वे में, एक प्रैक्टिकल वे में उसका जो स्टडी करते हैं वही साइंटिफिक मेथड है। हम इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच a scientist studies about physical and natural phenomenon studied about physical and natural phenomenon which based on systematic and sequential way। ये साइंटिफिक मेथड है। और मैं आपको इसके आगे का जो पॉइंट बताऊंगा, जो हेडिंग, वो क्या है, ये नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि एक साइंटिस्ट किसी भी चीज का डिस्कवरी, उसका खोज, उसका इन्वेंशन कैसे करता है, ये सब इसी पर आधारित होते हैं। साइंटिफिक मेथड में जो इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप्स आता है नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस। इसके आगे नंबर थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही आसान और वो सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंटेशन। अगला स्टेप नंबर फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद इसके आगे का जो स्टेप है वो हम जगह नहीं तो इसको इधर हम रिवर्स डायरेक्शन में मेन कर दे रहे हैं ताकि उसका एक चिन्ह बना रहे। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। ये है कंक्लूजन, माने उसका निष्कर्ष क्या निकला, और इसको इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। ये कंक्लूजन इन्फ्रेंस के बाद लास्ट स्टेप आता है इसका, प्रपोज द न्यू थियरी, लॉज और प्रिंसिपल। इसके बाद साइंटिस्ट क्या प्रपोज करता है, प्रपोज द न्यू थियरी,
और लॉ और प्रिंसिपल, जो का ये मतलब सबका एक ही है। ये इसको ये प्रपोज करता है कौन? साइंटिस्ट। अब ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। जो आपने यहाँ पर देखा ये क्या है? प्रॉब्लम। सपोर्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से, मोटे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं या कोई भी साइंटिस्ट हो, वो साइंटिस्ट टहलते हुए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी हो, कहीं जा रहा है या अपने लैब में बैठा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। किस पर एक्सपेरिमेंट करेगा एक साइंटिस्ट? जो हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे कंट्री के लिए कोई ऐसी चीज जो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी सोशल लाइफ में वो बहुत ही आवश्यक है। एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, बस ट्रक है, बाइक है, जो भी चीज़ें हैं वो एक इंसान के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। साइंटिस्ट के सामने लक्ष्य रखा गया कि भाई ये हमारे लिए समस्या है, इसका डिस्कवरी पर तुम लग जाओ, ये हमें इसकी खोज करके दिखाओ ताकि इंसान का लाइफ एक अच्छा बन सके, माने एक अच्छी लाइफ इंसान गुजार सके। इसके बाद क्या है? तो प्रॉब्लम, यानी साइंटिस्ट के सामने वो प्रॉब्लम माने समस्या हो गई, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देगा। या मान लिया आप जा रहे हैं रास्ते में, आप साइंटिस्ट हैं, मारकर कोई भी चीज रास्ते में गिरा हुआ है, नई चीजें कोई जानता नहीं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कहीं से कोई ऐसी चीजें सडनली गिर गई, साइंटिस्ट उसको उठा लेता है। ये तो रास्ते की बात हो गई, आपको समझाने के लिए बता रहा मोटी तरीके से। अगर लैब में है तो उसके सामने ऐसा प्रपोजल दिया जाएगा कि आप इसके बारे में, ठीक है, ये आप इसके बारे में बताएंगे कि ये चीज होता क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंटिस्ट, अगर मान लीजिए सपोर्ट है, ये कोई चीज मिली रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि मार्कर है या पेन है, उसको उठा लिया, लैब में ले गया अपना, उस पर वर्क करना शुरू किया। तो जैसे ही प्रॉब्लम बने उसके लिए कि है क्या, व्हाट इज दिस, ये होता क्या है, तो तुरंत उसके दिमाग में, क्योंकि भाई इंसान का दिमाग है, सभी प्राणियों में इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, तो तुरंत उसके ब्रेन में इसकी थिंकिंग शुरू हो जाती है, तरह तरह के थॉट्स, ओपिनियन, तरह तरह की चीजें ब्रेन में निकलना शुरू हो जाती है, थॉट्स बनने लगते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना कहा जाता है। ये प्रॉब्लम है, समस्या हुआ एक वैज्ञानिक के लिए, साइंटिस्ट के लिए। हाइपोथेसिस मीन्स वो क्या हुआ? परिकल्पना। और साइंटिस्ट उसके बारे में वन बाय वन क्रमशः उसको सोचना शुरू कर देगा। जो उसको प्रॉब्लम है, जिस पर उसको वर्क करना है, रिसर्च करना है, शोध करना है, डिस्कवरी करना है, उस पर सोचना शुरू कर देगा। तो तरह तरह की वो सोचेगा, तरह तरह की कल्पनाएं पैदा होगी उसके दिमाग में। और साइंटिस्ट उन कल्पनाओं पर, जो हाइपोथेसिस है, उसको क्या करेगा? एक सूचीबद्ध कर लेगा, एक नोटबुक उठाएगा, जो जो कल्पना दिमाग में आ रही, वन बाय वन उसको लिखता जाएगा। मान लीजिए उसने 10 कल्पनाएं किया इसके बारे में कि व्हाट इज दिस, होता क्या है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 कल्पनाओं को उसने सूचीबद्ध कर लिया, उसको लिख लिया, और 10 कल्पनाओं के बारे में वन बाय वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब पर उसने प्रयोग करना शुरू किया वन बाय वन। तो वो तीसरा स्टेप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग करना। जो चीज़ों से प्रॉब्लम में मिला, उस पर हाइपोथेसिस जो बना उसके ब्रेन में, उसको लिखा, वन बाय वन उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट कर लिया 10 पर, तो उसको ऑब्जर्व करेगा कि हमारा प्रयोग सही है कि गलत है, क्या है। तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। तो उसका ऑब्जेक्शन है प्रेक्षण करना। उसको साइंटिस्ट क्या करता है? उसका प्रेक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन जब उसका 10 पर पूरा हो जाता है, तब उसके बाद क्या करता है? उसको कंक्लूजन निकलता है, इन्फ्रेंस, उसका परिणाम, जो प्रयोग किया होता है उसका परिणाम क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जीरो, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई जो नहीं साइंटिस्ट अगर किसी चीज पर वर्क कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही परिणाम है। कभी कभी फेल हो जाते हैं, साइंटिस्ट नहीं कर पाते हैं, बीच में एक्सपेरिमेंट रुक जाता है। तो इस तरह से ये होता है क्या? व्हाट इज दिस? इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फिनोमिनन एंड इट ऑल्सो
move from the step by step in systematic and sequential process, from problem, hypothesis, experimentation, observation, then after conclusion and inference. तो अंत में सभी को वन बाय वन करके देखता है कि रॉकेट हो सकता है, विस्फोटक कुछ भी हो सकता है, उठा के उसने फेंका पटका लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। अंत में किसी पेपर पर उसने ऐसे चला कर देखा तो चलने लगा, तो उसको पता चला कि ये मार्कर या पेन है। 100% उसको यकीन हो गया कि नहीं, ये चीज़ जो मिली हमें या जिस पर हमने वर्क किया ये वास्तव में एक पेन है। तब उसके बाद एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? जो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन खोजा, कैसे खोजा? जो फाउंटेन पेन का खोज किया, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो अंत में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये थियरी है, लॉ है या प्रिंसिपल कर सकते हैं। यानी ये पेन जो लिखने का कार्य कर रहा है इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तब वो पूरे वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस होता है, सभी वर्ल्ड के हर देशों के साइंटिस्ट जुटते हैं। जिस व्यक्ति ने इन्वेंशन किया है वहाँ पर अपने सेमिनार देगा, जो खोजा उसके बारे में सभी को सेटिस्फाइड कर देगा, अपनी थ्योरी, अपने प्रिंसिपल या अपने स्पीच के द्वारा, अपने सेमिनार के द्वारा। तब वो जाकर पूरे वर्ल्ड में उसको मान्यता मिलती है, तब वो चीज़ एक थियरी या प्रिंसिपल के रूप में वर्ल्ड के सामने हमारे बुक्स में आ जाता है। अगर कोई मैकेनिकल चीज़ें ऐसी हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जो भी चीज़ें हैं तो हमारे सामने आती है, उसका हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे ही डिपेंड करता है। तो कोई भी खोज कैसे होती है? तो हर साइंटिस्ट को इन्हीं जो 6 स्टेप्स हैं इन्हीं से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर वो किसी नई चीज़ की खोज वो कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप भी साइंटिस्ट हो सकते हैं लेकिन इन 6 स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज़ खोजेंगे, तभी पूरे वर्ल्ड को एक नया चीज़ दे सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अब ये इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, ये कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है भाई? फादर ऑफ फिजिक्स को गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को हम फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। जनरली एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, हु द फादर ऑफ बॉटनी, पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो मैं जो बताता हूँ एक चीज़ इसके साथ छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही मायने रखती है। आप उठाकर देखिए क्वेश्चन पेपर, अक्सर कई सालों में पूछे जा चुके हैं। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। नंबर सेकंड क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ, ये तो फिजिक्स के फादर थे गैलीलियो गैलीली, लेकिन अब प्रश्न उठता है मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, अलग से नहीं लिख रहा हूं इसी के, उसको भी जोड़ दे रहा हूं, एंड एस्ट्रोनॉमी माने अंतरिक्ष विज्ञान कहा जाता है इसको। ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के भी ये फादर थे और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के भी फादर थे। इनका नाम क्या था? ये 20वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक थे। अभी जब सभी साइंटिस्टों का नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज दिया, वो होता क्या है उनके बारे में, उससे रिलेटेड जो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ये नहीं कि आइंस्टीन को दिया आगे बढ़ गए, नहीं, हर एक, ताकि कहाँ से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आई डोंट नो, यू डोंट नो, आप उसको जानेंगे डीपली, तभी कहीं से घुमा फिरा कर कुछ भी कोई पूछे आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन उनका नाम था, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
इनको अल्बर्ट हिंदी भाषा में आइंस्टीन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब ये इन्होंने क्या दिया आइंस्टीन ने, ये भी जान लीजिए। आइंस्टीन ने दो थियरी दिया। एक थियरी का नाम था थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा थियरी दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आइंस्टीन महोदय को किस थियरी पर नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। तो इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया या अवार्ड किया गया, ये आप कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानते हैं। इसका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको पहले भी जिक्र किया हूँ, E=mc²। मैं बता चुका हूँ, इसलिए वर्ली में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लिखने नहीं जा रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं बताऊंगा आइंस्टीन महोदय ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, इलेक्ट्रिक मीन्स वैद्युत, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले मिल्टन थे, लेनार्ड थे, बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर वर्क किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जैसे भी मैं आपको शायद बताया कि नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी कई तरह के होते हैं। एक फंडामेंटल पार्टिकल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को हम उसको बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं, जो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। नंबर सेकेंड तरह का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, हम बाहर से कोई एनर्जी सोर्स उसको एनर्जी दे दें तो अपने ऑर्बिट छोड़कर वो बाहर निकल जाता है, ऑर्बिट को छोड़ देता है। और जिस मेटेलिक कंडक्टर या कोई गुड कंडक्टर है उसके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस जो होते हैं, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन यानी इरेगुलर मोशन करते रहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी जिस मेटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। जैसे सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, नंबर सेकंड में गोल्ड आता है, नंबर थर्ड में कॉपर आता है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, कोबाल्ट जो भी चीज़ें हैं इसके बाद आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताया, नंबर वन पर सिल्वर है। इनके भी बाप है सुपर कंडक्टर, जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। सुपर कंडक्टर्स वे कंडक्टर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। सुपर कंडक्टर्स बनाए कैसे जाते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ये बनते हैं। जैसे मरकरी है 6.5 डिग्री 6.5 केल्विन पर ये मरकरी सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उतने कम से कम टेम्परेचर पर उसको लाना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब प्रश्न उठता है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। आप किसी वायर में क्लोज सर्किट है, एक बार किसी आउटर सोर्स से उसमें करंट पास कर दीजिए, वो हफ्तों महीने सालों तक करंट पास करके हटा लीजिए, वो सालों महीनों हफ्तों तक वो करंट उसमें घूमता रहेगा, उसके अंदर वो मूव करता रहेगा। वो कभी रेजिस्टेंस होता है नहीं, इसलिए कभी वो करंट समाप्त नहीं होगा उसका, किसी भी हालत में वो करंट कभी वो माने नष्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो घूमता रहेगा। ये सुपर कंडक्टर की क्वालिटी होती है। जैसे वेनेडियम बेरियम ऑक्साइड, ये भी एक अच्छा लोहे का सुपर कंडक्टर होता है। मरकरी को मैंने बताया, बहुत से नैनो ट्यूब्स हैं। जो फ्यूलरेंस हैं उनका भी उपयोग सुपर कंडक्टर में बनाने शुरू किया वैज्ञानिकों ने, जिसको बकमिंस्टर ने खोजा था।
ये कार्बन का तीसरा आइसोटोप्स है, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड और तीसरा बकमिस्टर फ्यूलेरेंस, जो 60, 70, 80, 90 तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब सनलाइट हाईली इंटेंस एंड फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटेलिक प्लेट पर पड़ती है तो पड़ते ही तुरंत उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकल के एनोड की ओर जाते हैं। इस तरह पूरी सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है। उस करंट को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही क्या होता है कि हम जितने भी फोटो सेल, फोटो बैटरी, ये जो सोलर जो ये सब चीज़ें जो आती हैं, टर्मिनल जो हम यूज करते हैं, पैनल जो सोलर पैनल्स हैं, तो ये सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना पर यूज होते हैं। इनमें सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी नाम क्या है इनके नाम है, अब ये 3 तरह के भी सेल होते हैं: फोटो इमिसिव सेल, फोटो वोल्टिक सेल एंड फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो इमिसिव सेल का प्रयोग हम सिनेमेटोग्राफी में, रिप्रोडक्शन हम साउंड में प्रयोग करते हैं, फिल्म में उसका यूज होता है। और साथ ही साथ जो फिल्मों पर देखे होंगे, इसे टेढ़ा मेढ़ा इसे वेब की तरह लहराता है, उस पर जब इससे लाइट पड़ती है तो उससे डायलॉग्स निकलने लगते हैं। और इमेज के साथ, फिगर के साथ उनके मुंह से डायलॉग भी जो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इस एनर्जी को, फोटो एनर्जी को साउंड एनर्जी में, तो आवाज़ हमें स्क्रीन के थ्रू में सुनाई देने लगती है, जो हम सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखते हैं, जो स्पीकर लगाता है। तो ये फोटो एमिसिव सेल का ये फंक्शन होता है। फोटो कंडक्टिव सेल क्या होते हैं? ये सेल जो होते हैं, जितने भी जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर बैटरीज हैं, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लाइटिंग में, फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, फ्लोर के लिए, पानी निकालने के लिए, बहुत सारे इसके यूजेज हैं, जिसका सोलर फर्नेस में बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। तीसरा है फोटो कंडक्टिव। ये भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देता है, लेकिन इसमें टाइम लैप्स होता है। सनलाइट पड़ने के कुछ समय के बाद तब ये निकलता है, इसलिए इनमें ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, इसलिए इसका यूज कम होता है। ज़्यादातर फोटोवोल्टिक सेल का यूज होता है। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि जो भी पॉइंट बताऊंगा उसको डीपली पूरे एनालाइज करके ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? ये आइंस्टीन महोदय, जो हमारे 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हीं का दिन था जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनके बारे में भूमिका भी जाने चाहिए, जब इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किया। हालांकि बाद में अब्दुल कलाम, जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, और यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रभाव था कि इक्वल टू एमसी उसका इन्होंने दिया, यानी हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के आधार पर ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन, अमेरिका के 2 साइंटिस्टों ने एटम बम का खोज किया, जिसको हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, जिसको लिटिल बॉय बिग बॉय के नाम से कहते हैं दोनों को। वो गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी, 105 दोनों शहरों को मिलाकर मोर देन 5 लाख पीपल वर आल्सो डाइड एट स्पॉट। तुरंत 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे, बहुत सारे रेडिएशन लग गए, बहुत सारे उनके शरीर में स्किन कैंसर हो गया, आँख की रोशनी चली गई। अब क्या वहाँ म्यूटेशन हो गया है, एक नई जाति बन गई, क्योंकि उनके क्रोमोसोम में चेंज हो गया। अब म्यूटेशन को किसने बताया? ह्यूगो डेब्रिज ने। माने उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज हो गए, अब वहाँ एक नई जाति हो गई, हिरोशिमा नागासाकी। वहाँ के लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं, बाहरी से दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक एटम बम का कितना हैजार्डस, कितना खतरनाक, डेंजरस इसका इफेक्ट हो सकता है, आप देख सकते हैं। जापान के जो 2 शहर है, हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी हो, ये अपने आदत से मजबूर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसान ने ही अपने मरने के लिए कब्र तैयार कर लिया पहले, बाद में नहीं तैयार कर, तुरंत कब्र बना हुआ है, बस दफन हो जाना है। अभी पूरे वर्ल्ड में 16,500 एटम बम बनाए जा चुके हैं, जिनमें 6,500 रूस के पास है, 6,000 अमेरिका, 350 चाइना, 260 पाकिस्तान, 250 इंडिया, ऐसे ही 250-300 के आसपास इंग्लैंड, फ्रांस के आसपास है। तो इस तरह से ये एटम बम पहले की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा इसका पोटेंशियल, इसका स्ट्रेंथ है, यानी इतना ज़्यादा डेंजरस है आज का जो एटम बम। इनके भी बाप हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित हो, जो स्प्लिटिंग ऑफ एटम, यानी एक हैवी न्यूक्लियाई को स्प्लिट करके 2 लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया था, इस सिद्धांत पर है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। दूसरा हाइड्रोजन बम भी बना है, वो इससे भी खतरनाक है। हेंस बेथेन बेकर इसने खोजा था,
और उन्होंने क्या बताया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने बताया कि दो लाइटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो हीलियम फॉर्म होता है। ये क्रिया हमारे सन में चलती है, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का, या न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकते हैं, या थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारे सन के कोर में चल रही है, जिससे लॉट ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी हमको प्राप्त होती है। अभी भी मैं आपको बताया था, स्पेस यूनिवर्स में ही पढ़ाया था कि हमारा आधा उम्र हमारा सूर्य पार कर चुका है, आधा बचा है, तब ये भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिएंट में आएगा, व्हाइट डॉर्फ में आएगा, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार, फिर अंत में ब्लैक होल। तो ऐसी प्रक्रिया होगी। अब ये H12MC से हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने, हमारी धरती के साइंटिस्टों ने मास को तो एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी ये एनर्जी को मास में अभी तक कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं है। हमने आपको जिक्र किया था पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन अप टू गामा फोटॉन्स के बारे में, कि उसमें गामा फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, स्प्लिट अप करते हैं, एनिलेशन बोलते हैं। यानी गामा फोटॉन क्या, टू गामा फोटॉन एनर्जी है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है, यानी एनर्जी को मैटर, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, गामा पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, तो फिर टू गामा फोटॉन फॉर्म करते हैं, ये पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। एक ऐसा, लेकिन ये विद इन माइक्रो सेकेंड में होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं। इसीलिए अभी हम एक लॉज स्केल पर हम एनर्जी को मैटर, मैटर को एनर्जी में भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कोई पूछे तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन ऑफ टू गामा फोटॉन्स। तो आइंस्टीन महोदय ने ये पूरा वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। मैथमेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था, बहुत ही टॉप क्लास के में हमेशा टॉप करते थे। आइंस्टीन महोदय ने बताया कि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा उसके बाद तीसरे में तो सब जानते हैं कि विनाश होना है, कोई बचेगा ही नहीं। कई माइल माइल पर 20, 25, 50 माइल पर शायद एक इंसान मिल जाए। तो इन्होंने बताया था, भविष्यवाणी किया था फॉरकास्टिंग, कि जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा लोग ईंटें, पत्थर और डंडे से लड़े, क्योंकि इस सभ्यता का, पूरे सिविलाइजेशन का विनाश हो चुका होगा और कुछ बचा ही नहीं होगा, कोई वेपन्स, कोई चीज कि कोई किसी से युद्ध करे। तो जो मलबा एटम बम के बाद बचा रहेगा, बड़े बड़े ईंटें और पत्थर, उसी को उठा उठा फेंकेंगे। महाभारत में गनीमत आई तलवार और ढाल और तमाम लेकर और भाले वाले से लड़ते थे, लेकिन वहाँ वो भी नहीं मिलेगा। ईंटा चला चला के मारेंगे, जैसे आप लोग मारते हैं किसी को दौड़ा कर, वैसे इंसान लड़ेगा जब कभी फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा। तो ये आइंस्टीन महोदय के बारे में मैं आपको पूरा इसकी विशेषता को बताया। हमने ये बताया कि फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, ये फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन अब इसके साथ ही थोड़ा ये भी जान लीजिए कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन थे, ये भी साथ ही जान लीजिए। मुझे याद आ गया, अभी बता दे। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर, जगह नहीं नीचे कर दे रहा हूँ। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर का नाम था लेवोसियर। लेवोसियर इनका नाम था। लेवोसियर महोदय को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन साथ ही एक बात और जान लीजिए, एक वो अलग थे साइंटिस्ट, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड माने यूरिया सबसे पहले लैब में तैयार किया था। वोलर उनका नाम था। Wöhler was a scientist who firstly proposed the organic compound ब्रैकेट में यूरिया लिख दे रहा हूँ, पहला कंपाउंड यूरिया था। NH2CO NH2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यूरिया proposed the organic compound urea from inorganic compound
from inorganic compound ammonium cyanide. अमोनियम साइनेट से NH4Cn अमोनियम साइनेट से सबसे पहले लैब में यूरिया को बनाया था। यानी पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो लैब में प्रिपेयर्ड, पहले तो बहुत सारे थ्योरी थी, वाइटल थ्योरी से लेकर बहुत सारी, लेकिन सबको फेल कर दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बताया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला है। NH2CONH2 ये यूरिया का फार्मूला है और पहला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक से लैब में सबसे पहले प्रिपेयर हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कि फील्ड ऑफ साइंस क्या है। अब ये आपको नेक्स्ट वीडियो में फील्ड ऑफ साइंस के बारे में बताऊंगा कि फील्ड ऑफ साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कल आ जाएंगे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन क्या है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में सब में टू दी पॉइंट एनसीईआरटी से चल रहा हूँ। और इसको पढ़ने के बाद आपको बुक छूने की आवश्यकता ही नहीं, चाहे जिस स्पेशली तो सीबीएसई के लिए है, लेकिन साथ ही साथ मैंने और भी बुक्स के जो उनके कंटेंट्स हमने उसको देखा है। हमने यही पाया कि जो मैं बता रहा हूँ, चाहे जिस बोर्ड का स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में जो भी इसको पढ़ता है, सबके लिए पूरे उसके लिए मैटर उसको अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। ये इतना स्टडी करने के बाद करे और को कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आज का वीडियो में यहाँ तक मैं आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।